तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। तो उसमें हमने क्या करना है, डेरिवेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। उसमें हमने कंसीडर किया एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स, मास है उनका m1 m2 m3 अप टू mn, जो मूव कर रहे थे वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू vn। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो किसके बराबर होता है, वेक्टर सम के। किसके बराबर होता है, वेक्टर सम। यानी जो टोटल लीनियर मोमेंटम आएगा पार्टिकल्स का वो बराबर होगा वेक्टर सम के। कैसे, p वेक्टर इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर अप टू pn वेक्टर। ये n पार्टिकल्स का मोमेंटम हो गया, वेक्टर सम के बराबर था। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले पार्टिकल के लिए m1 v1, दूसरे पार्टिकल के लिए m2 v2, तीसरे पार्टिकल के लिए m3 v3 अप टू n पार्टिकल्स mn vn। और हमने पढ़ा है बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि जो फोर्स होता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम dp अपॉन dt। फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम dp अपॉन dt। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। फोर्स कितना हो गया, जीरो। यानी dp अपॉन dt उसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। यानी जो टोटल मोमेंटम है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं उसको कंजर्व। क्या बोल सकते हैं बच्चों, कंजर्व। यानी मोमेंटम भी जीरो हो गया। इसका मतलब मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर बच्चों। तो बच्चों अब हेडिंग है सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। जो सेकंड लॉ होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, उसको हम क्या मानते हैं, रियल लॉ। क्या मानते हैं, रियल लॉ। कैसे, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ है वो दोनों ही किसके अंदर आते हैं, सेकंड लॉ के अंदर। दोनों ही किसके अंदर आते हैं, सेकंड लॉ के अंदर। इसलिए सेकंड लॉ को हम क्या मानते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ जो है वो रियल लॉ माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट लॉ भी आता है और थर्ड लॉ भी आता है। तो कैसे आता है, पहली कंडीशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट लॉ किसके अंदर, सेकंड लॉ के अंदर। तो न्यूटन ने क्या कहा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, F इक्वल टू किसके बराबर होता है, ma। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बॉडी पे तो F कितना हो जाएगा, जीरो। जब F जीरो हो गया तो ma भी किसके बराबर, जीरो। लेकिन मास कभी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता किसी भी बॉडी पे तो F जीरो होगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। इट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी। इसका मतलब है कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा बॉडी के अंदर। लेकिन अदर वर्ड्स में अगर हम बोले तो अदर वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे, इन अदर वर्ड्स it means a body at rest will remain at rest। सभी को पता है फर्स्ट लॉ यही बोलता था, will remain at rest, and a body in motion will continue in motion, will continue in motion if no external force act on it, if no external force act on it, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। फर्स्ट लॉ जो है वो किसके अंदर होता है, सेकंड लॉ के अंदर। कैसे होता है, सेकंड लॉ क्या बोलता था, F इक्वल टू बराबर होता है ma। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो फोर्स की वैल्यू हो गई जीरो, तो ma को भी हमने किसके इक्वल रखा, जीरो। लेकिन मास बॉडी का कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया यानी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन तो था नहीं, तो वो रेस्ट में रहेगी। एट रेस्ट
तो किसमें है, रेस्ट, और मोशन में है तो वो किसमें होगी, हमेशा मोशन में। यानी अदर वर्ड्स में क्या कहा कि इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये प्रूव करता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो किसके अंदर आता है, सेकंड लॉ के अंदर। फर्स्ट लॉ आता है किसके अंदर, सेकंड लॉ के अंदर। तो बच्चों अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ सेकंड लॉ के अंदर कैसे आता है, देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ से, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F बराबर होता है dp अपॉन dt के। तो हमने F1 की वैल्यू ली dp1 अपॉन dt, F2 की वैल्यू ली dp2 अपॉन dt। देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, F1 प्लस F2, जो बराबर हो जाएगा dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट देन नेट फोर्स इज जीरो। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। तो F1 प्लस F2 बराबर किसके हो गया, जीरो। तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस F2, और ये क्या शो करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। F1 बराबर है माइनस ऑफ F2, क्या शो कर रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। और यही प्रूव करता है, दिस प्रूव्स न्यूटन थर्ड लॉ, और यही कंडीशन प्रूव करती न्यूटन के थर्ड लॉ की। अगर इसी को देखते हैं, dp1 अपॉन dt आया था हमारा dp2 अपॉन dt, ये भी किसके इक्वल रखा हमने, जीरो। तो d अपॉन dt कॉमन निकालते हैं, p1 प्लस p2 इक्वल टू जीरो, यानी ये इधर ले जाके जीरो करेंगे तो p1 बराबर हो गया हमारा माइनस p2 के। ये भी क्या प्रूव कर रहा है कि मोमेंटम भी क्या रहेगा, एक्शन और रिएक्शन पेयर में। यानी थर्ड लॉ कहता है कि जो फोर्स लगते किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो हमेशा किस में वर्क करेंगे, एक्शन और रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। और यही प्रूव करता है न्यूटन के थर्ड लॉ। एड्रेस बता दे। तो बच्चों टॉपिक है अब मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। अगर दो बॉडीज को हम बांध दें तो उनका जो मोशन होगा उसमें कितना टेंशन फोर्स लगता है, आज वो कैलकुलेट करने वाले हैं इस टॉपिक। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, हमने दो बॉडी ले ली, एक पुली ले ली हमने, क्या ले ली बच्चों, पुली जिससे हम पानी खींचते, पुली जो लगी होती है ना कुएं के ऊपर लगी होती है, उससे हम क्या खींचते, पानी, दैट इज कॉल्ड पुली। अब दो बॉडी ली हमने, एक बॉडी ली जिसका मास था स्मॉल m, और एक बॉडी ली जिसका मास था कैपिटल M। तो कैपिटल M वाली हैवी है, कैपिटल M वाली बॉडी हैवी है, और स्मॉल m वाली बॉडी हल्की है। जो टेंशन फोर्स लगता है वो अपवर्ड लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका वेट का एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका भी वेट का एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब सबसे पहले ये बॉडी हल्की थी, ये बॉडी भारी थी। तो ये बॉडी भारी थी, जब नीचे आएगी तो नीचे आएगी कब आएगी, जब वेट इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, वेट इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा, और टेंशन फोर्स उसको रोकेगा, तो उसे वो माइनस करेंगे, वो किसको बैलेंस करेगा, जिस फोर्स से वो बॉडी नीचे आ रही है। जिस फोर्स से ये बॉडी नीचे आएगी, जिस फोर्स से ये बॉडी नीचे आएगी वो किसके बराबर होगा, जो उसके वेट के बराबर होगा। लेकिन उस वेट को रोक कौन रहा था, टेंशन फोर्स, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। अगर टेंशन फोर्स ज्यादा हो जाता तो बॉडी नीचे नहीं आती, ऊपर चली जाती। जब टेंशन फोर्स कम है तभी बॉडी हमारी कहाँ आई है, नीचे। तो वैल्यू पुट करेंगे mg माइनस टी इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे, ma, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम सेकंड बॉडी की बात करते हैं तो सेकंड बॉडी हमारी मूव क्या कर रही है, ऊपर, विद एक्सेलरेशन a। ऊपर मूव करना, इसका मतलब टेंशन फोर्स इसका क्या है, ज्यादा, टेंशन फोर्स इसका क्या है, ज्यादा, और वेट क्या हो जाएगा इसका, कम। इस पे भी फोर्स कितना लगेगा, F, तो T माइनस mg,
और इस बॉडी का फोर्स कितना होगा, मास, और एक्सेलरेशन कितना था, a। दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगी उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी। बस दोनों का चेंज क्या है, मास। दोनों का चेंज क्या है, मास। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ऐड करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को। अगर हमने दोनों बॉडीज को जो निकाला फोर्स इनका अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg इक्वल टू कैपिटल ma प्लस स्मॉल ma। टी से टी कैंसिल, इन दोनों में से g की वैल्यू कॉमन, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, यहां से हमने कॉमन ले लेना है a, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो एक्सेलरेशन जो आएगा हमारी दोनों बॉडीज का वो आएगा g कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन। राइट बच्चों? तो बच्चों एक्सेलरेशन हमारा आ गया g m माइनस m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारी दोनों बॉडीज का आया एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी मूव कर रही थी। अब हम निकालते हैं टेंशन फोर्स। तो डिवाइड करना होगा आपको, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो चलिए डिवाइड करते हैं। mg माइनस टी इक्वल टू कैपिटल ma और दूसरी इक्वेशन t माइनस mg अपॉन में स्मॉल m a से a कैंसिल, m का यहाँ मल्टीप्लाई, कैपिटल M स्मॉल m g माइनस स्मॉल m t इक्वल टू कैपिटल M इंटू टी माइनस कैपिटल M स्मॉल m g। इसे उठा के अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल M स्मॉल m g। इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m t प्लस स्मॉल m कैपिटल T। तो दोनों में से t कॉमन निकाल देना है। ये बचा कैपिटल M प्लस स्मॉल m और यहाँ पर हमारा आया था 2 कैपिटल M स्मॉल m g। तो जो टेंशन फोर्स का फॉर्मूला आ गया 2 mmg अपॉन m प्लस स्मॉल m। ये होता है दोनों बॉडीज पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है। इसका एक बार दोबारा से कंसेप्ट और समझेंगे। अगर किसी भी बॉडी का टेंशन फोर्स कम हो और वेट ज्यादा हो तो वो डाउनवर्ड जाएगी। अगर किसी बॉडी का टेंशन फोर्स ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगी, अपवर्ड। इस केस में क्या था, जो फोर्स लग रहा था बॉडी पे वो बराबर होगा उसके वेट के, बराबर होगा उसके वेट के, लेकिन उसको रोक कौन रहा था, टेंशन फोर्स जो अपवर्ड लग रहा था। तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, जो हमें रिजल्टेंट उसका क्या दे देगा, फोर्स। जिस फोर्स से वो बॉडी हमारी नीचे आ रही है तो वो फोर्स कितना था, ma। ऐसी बात करते हैं हम छोटी वाली बॉडीज की। अब जो छोटी वाली बॉडी है वो जा रही है ऊपर, इसका मतलब उसका टेंशन फोर्स ज्यादा है, वेट उसका कम, तभी वो अपवर्ड मूव कर रही है। तो हमने टी में से माइनस किया था स्मॉल mg, जो किसको बैलेंस कर रही है, उसके फोर्स को, और उसका फोर्स कितना होगा, स्मॉल m इंटू a। फिर हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। अगर डिवाइड किया तो हमने टेंशन फोर्स निकाला 2 कैपिटल M स्मॉल m g अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। राइट?